वेरी क्विकली सर, आपका हमारा अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या है? हर मुल्क को अपने फैसले करने की आज़ादी है। हम क्या चाहते हैं और अफगानिस्तान हमसे क्या चाहता है? मुसलमानों की हिस्ट्री एक बहुत डिवाइडेड हिस्ट्री है। सवाल यहाँ पे है सर कि अब ईरान के साथ उन्होंने कहा कि ताल्लुकात बनाए जाए और उनसे तेल के ऊपर बात की जाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हवाले से सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान को अमेरिका ने दिया। ये जो इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आई है, ये सब बेईमानी करके हुआ है। अब हम आ जाते हैं 70s के एरा के आगे, ज़िया-उल-हक साहब आ जाते हैं। इसके बाद वो क्या बनाते हैं सर? अफगानिस्तान। यस। वेरी क्विकली सर, आपका हमारा अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या है सर? सर आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। सिंपल, उसमें अभी अफगानिस्तान ने कहा है कि हम जो है वो इजराइल के साथ ताल्लुक कर भी लें तो प्रॉब्लम नहीं है, और वो इजराइल के साथ ताल्लुकात करने जा रहे हैं। कर ले, जो उनके मुफाद में है बिल्कुल करें। इधर इंडिया से नहीं मिलती है, हमारे साथ क्या ताल्लुकात होंगे? हर मुल्क को अपने फैसले करने की आज़ादी है। जो मुल्क कोई फैसला करने से पहले दूसरे की तरफ देखता है, वो मुल्क कहलाने के काबिल नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ। और मैं सिचुएशन मेरे सामने रहती थी और मैं अपने हुक्मरानों को इस लाइन पे रखता था। मैंने बताऊं, मेरे फॉरेन सेक्रेटरी के ज़माने में 3 साल मैंने गुजारे हैं। मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस प्रोसेस नेगोशिएट किया बगैर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। अच्छा सर, इंडिया की आप बात करें, एक चैप्टर के अंदर ये जो किताब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान ग्रिडलॉक, ये सर ने बड़े क्लियरली इसके ऊपर बहुत डिटेल है। अब अफगानिस्तान का मैंने जो सवाल अभी अफगानिस्तान पे देखिए, अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ हमारे लिए हम क्या चाहते हैं और अफगानिस्तान हमसे क्या चाहता है? नहीं, हम अफगानिस्तान पे कोई लोग क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए लोग आंसिन पावर्स क्या चाहती हैं हमसे अफगानिस्तान के साथ? देखिए, असल चीज़ ये है कि हमारी पॉलिसी ईरान हो या अफगानिस्तान हो बड़ी क्लियर है। ठीक है जी। ईरान के बारे में, बल्कि अफगानिस्तान पे बात करने से पहले आप ईरान के बारे में सोचिए कि ईरान और पाकिस्तान ये भी एक बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, और इतना पुराना है कल्चर का, ज़ुबान का, हिस्ट्री का, मज़हब का, और इनफैक्ट जितने भी हुक्मरान इस्लामी रियासतें बनती थी इंडिया में, उस सारी पर्शियनाइज्ड पर्शिया की जो थी ना, वो वहाँ इन्फ्लुएंस होता था। तो दोनों मुल्कों, ईरान अफगानिस्तान से पहले एक अजीब सा सवाल है, अगर इजाजत दें। हाँ, किस दौर के अंदर ये इमराती और सऊदी और यानी लीबिया, ये वो ताल्लुकात किस हमारे पॉलिटिकल, फौजी नहीं सर, पॉलिटिकल आदमी किन के ताल्लुकात किस दौर में ये बहुत दोस्ताना, यानी दोस्ती से आगे मुफादाती निज़ाम ये थोड़ा शरारती ये सवाल। आज का मसला नहीं है। ये किसने, ये मैं ज़्यादा सवाल नहीं, ये मसला जो है ना, अरब और अजम वाला मसला, ये बहुत पुराना है। ये जिस वक्त हमारी खिलाफतें होती थीं, जब से अब्बासिया ख़ानदान गया, उसके बाद से मसला, टर्क्स आ गए और ईरान आ गए, तो इधर सल्जूक आ गए, और इस किस्म की जब बन गई सल्तनतें, तो ये सब मसले शुरू हो गए। फिर जो ये है कि सेक्टेरियन डिवाइड हो गया, वो तो खैर करबला के बाद ही शुरू हो गया था। लेकिन खैर मैं दरअसल इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। तारीखी एतबार से मुसलमानों की हिस्ट्री एक बहुत डिवाइडेड हिस्ट्री है, और अब्बासिया के बाद फिर बिल्कुल ज़वाल भी शुरू हो गया। ये मैं पूरी चीज़ों को बिल्कुल प्रिसाइज करके, गोल करके आपके सामने जो है ना वो एक न्यूक्लियस सा रख देता हूँ। अफगानिस्तान देखा, फिर हमने तालिबान देखा, फिर हमने बहुत सारी रजियत पसंदी देखी, ये होती रहेगी। अच्छा, इसको निगोशिएशन हल है, डिप्लोमेसी हल है, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हल है। ताल्लुकात हल तब होते हैं जब ट्रेड हो, और ट्रेड की बुनियाद पर, अगर इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो कोई हल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उज़्बेकिस्तान से सर गैस आनी है, अफगानिस्तान से आनी है, फिर आपके पास पाकिस्तान, यानी अगर हम रशिया से लेते हैं, इधर से हमारे पास ईरान है सर। अब मैं आपको दोबारा से अब कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स की तरफ लाने लगा हूँ, और मैं रीसेंट के अंदर, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि ईरान, अमेरिका का ईरान के साथ जो लोगों के सामने है, पस पर्दा कुछ और है,
سامنے کچھ اور ہے. لیکن ہوا یہ کہ ایران نے اپنی چیزیں بنا لی, انہوں نے اکنامک سیٹلمنٹ کی طرف آئے, کافی ریزیلینٹ قوم بنی, پھر انہوں نے پرسسٹنسی کے ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کی. آج وہ محتاج ہونے کے باوجود, لیکن سینکشنز لگنے کے باوجود اکنامکلی بہت بہتر ہے. اچھا, موونگ آن, حالت یہ ہو گئی کہ جب تیل کی پوری دنیا میں ہائیک ہو گئی, تیل کم ہو گیا, سارا تو چوس گیا جن لوگوں نے چوسنا تھا. اب سوال یہ آتا ہے کہ امریکہ اور یورپ کل ملا کر ابھی تک رشیا پہ ڈپینڈنٹ تھے, یعنی یوکرین وار کو بھی پوری طریقے سے وہ اسٹیپ بیک نہیں کر سکے, انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھا سکے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. سوال یہاں پہ آیا سر کہ اب ایران کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تعلقات بنائے جائیں اور ان سے تیل کے اوپر بات کی جائے. ایران نے کہا کہ جب تک آپ نیوکلیئر کے 5 ہمارے دور ہوتے ہیں, ان کے جو کرنٹ صدر ہے انہوں نے کہا وہ راؤنڈ اور اس کے نیوکلیئر کے اوپر آپ جب سوالات کرنا چھوڑ دیں گے, یہ ہمارا گریڈ لاک ختم ہوگا, تب ہم کوئی بات کریں گے. ہمارا کوئی انہوں نے اسٹیٹ نو کر دی, یہ لاسٹ اطلاعات تک ہے. انہوں نے آپ کے یعنی پورے یورپ اور پورے امریکہ کے ساتھ تیل کا کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتا ہے. اور ایران کا جو رشیا کے ساتھ چل رہا ہے اور باقی جو اسٹیٹ وہ چل رہا ہے, ان کے اس ڈیسیژن کے اندر کتنی خود مختاری اور کتنی یا غیرت کی سبب ہے یا ٹریڈ ان کی ٹھیک جا رہی ہے. اور انہوں نے یورپین یونین اور امریکہ کو نو کیوں کیا؟ دیکھیں, اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایران ایک بہت جو ہے نا خوددار ملک ہے. خود مختار ہونا تو اور چیز ہے, خوددار ملک ہے, ڈگنیٹی بہت ہے. وہاں پہ یہ کوئی نہیں کہ امریکن یا گوری چمڑی والا اس کے سامنے وہ جھکنے کا نام ہی نہیں جانتے. وہ خود کو بہت باعزت سمجھتے ہیں, باوقار سمجھتے ہیں. کبھی انہوں نے کسی کولونیل کنٹرول کو نہیں ایکسیپٹ کیا, نہ حالانکہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے نیبرہڈ میں رہی ہیں. تو رشیا امپائر تھی, پھر برٹش امپائر تھی یہاں, لیکن ایرانیوں کو کسی نے غلام نہیں بنایا. ٹھیک ہے. تو اب بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو حالیہ نیوکلیئر ڈیل کے بعد جو حالات ہیں, دیکھیں وہ جو نیوکلیئر ڈیل ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے پریشر کے تحت وہ نیگوشیٹ کیا تھا. اپنے جو 5 سلامتی کونسل کے ممبر ہیں پلس جرمنی, ان کو ملا کے, اور اس میں ٹھیک ہے ایران نے قبول کر لی تھی شرطیں, اور جو ایک فریم ورک بنا ہے اس کے تحت ایران نے کچھ بنیادی اپنی جو سیف گارڈز تھیں وہ رکھوا لی تھی, جو وہ پوری کرنا چاہتا ہے, اور اس کا حق بنتا ہے انڈر نیوکلیئر پرولیفریشن نان پرولیفریشن ٹریٹی. لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ این پی ٹی کی بجائے وہ جو وہ ہے نا مسئلہ کہ سلامتی کونسل P5+1 والا کرنا چاہتا ہے. تو لڑائی ان کی باتوں پر ہے, اور ایران سے یہ توقع کرنا کہ وہ سرنڈر کرے گا. دیکھیں کمپرومائز انہوں نے بہت کر لیا ہے, کمپرومائز کیا ہے, کیونکہ ویسے تو دیکھا جائے تو این پی ٹی کے تحت آرٹیکل 4 میں ہر ملک کو یہ آزادی ہے کہ وہ فار پیسفل پرپزز انریچمنٹ کر سکتے ہیں. یورینیم نیوکلیئر پروگرام جو بھی ہے کر سکتے ہیں, سب ملک کر سکتے ہیں. تو اور ایران کو بالخصوص انڈیا اور پاکستان کی نیوکلیئرائزیشن ہونے کے بعد اور ارجنسی آ گئی. حالانکہ نیوکلیئر پروگرامز کے حوالے سے سب سے پہلے نیوکلیئر پروگرام ایران کو امریکہ نے دیا تھا. یہ بتائیے سب سے پہلے ایران دوبارہ ایران کوئی امریکہ نے سب سے پہلے ایران کو دیا تھا. انڈیا کا یہ, اور میں بتاتا ہوں انڈیا کا جو پروگرام ہے وہ شروع تو 47 سے پہلے بھابا نے کر دیا تھا. جہانگیر ہومی بھابا جو تھا نا انڈیا کا سائنسدان, اس نے کیا تھا, اور پیسفل نیوکلیئر تھا. نہرو نے پھر یہ کیا تھا کہ سیکریٹلی اس میں ملٹری ڈائمینشن ڈال دی تھی بغیر ڈکلیئر کیے ہوئے. یہ جو انڈیا کی نیوکلیئر کیپبلٹی آئی ہے یہ سب بے ایمانی کر کے ہوا ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا تو پروگرام صرف سویلین پرپزز کے لیے ہے, تو سب سے مدد لیتے رہے, سب سے. اب یہ اور بات ہے کہ سب کو پتا تھا, ان کے
But they were इंडिया keeping चाहता their था, eyes closed. मैंने कहा ना कि रूजवेल्ट से शुरू करके भी इंडिया आजाद नहीं हुआ तो उस वक्त से नेहरू के वो परस्तार थे, नेहरू को बुलाना चाहते थे, नेहरू नहीं किया उस वक्त। रूजवेल्ट ने कहा था कि इसको बुलाओ, हम यहाँ बात करना चाहते हैं, और उनको अंग्रेजों को कहते थे डोंट डिवाइड द कंट्री, इंडिया लेट इट रिमेन एज इट इज। तो मकसद मेरा कहने का है कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सबसे पुराना तो वो है, वो भी होमी जो था लेकिन ये था कि उसमें फर्क ये था कि वो सिविलियन था, उसमें मिलिट्री डायमेंशन नहीं थी। ईरान के में इंडिया का मिलिट्री कर दिया था इन्होंने, चोरी छुपे किया हुआ था, और उसमें रूस भी शामिल था। और एक चीज ईरान नो करे तो संभल जाता है, ईरान नो करे तो संभल जाता है, सैंक्शन लगे तो संभल जाता है, दोबारा से उस पर नेगोशिएशन आती है फिर संभल जाएगा, दोबारा नो करेगा फिर संभल जाएगा, रशिया से भी ताल्लुक रखेगा संभल जाएगा, और अगर कल को अमेरिका से उसमें ताल्लुक आता है तो भी संभल जाएगा। इंडिया I want to ask one question. अच्छा सर, इंडिया के तो पर आता हूँ सर एक मिनट, मैं एक सवाल। 98 में आप फॉरेन सेक्रेटरी थे जी। इंडिया ने किस कंपल्शन के तहत वो उन्होंने इनिशिएट किया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो कंपल्शन किया था? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पहला इंडिया ने 1974 में किया था। यस। और उसके बाद इनफैक्ट पाकिस्तान को असल खदशा रहा हुआ था, क्योंकि हमारा तो कभी मिलिट्री डायमेंशन हमने सोची नहीं थी, और इनफैक्ट देखा जाए तो 1968 तक जब NPT ट्रीटी नेगोशिएट हो रहा था तो पाकिस्तान उन नेगोशिएशंस का एक कलीदी किरदार था। हम लोग सपोर्ट करते थे नॉन प्रोलिफरेशन की रेजीम को, कि कानून होना चाहिए ताकि न्यूक्लियर डायमेंशन नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये हुआ कि जब 74 के बाद फिर भुट्टो ने ये मसला न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने का फैसला कर लिया था, और उस वक्त फिर अपने साइंसदानों को बुला के भुट्टो ने कहा था कि भी हमें एक कोशिश करने की ज़रूरत है फौरी, और उसने सारे वसाइल एलोकेट करके सिलसिला शुरू किया। 74 के बाद फिर उसके बाद 76-7 में डॉक्टर एकू खां आ गए, तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन भुट्टो ने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की दाग बेल जरूर रखी थी, और बड़ा उसको क्रेडिट जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ भुट्टो तक नहीं रहा, क्योंकि भुट्टो की हलाकत के बाद फिर ज़ियाउल हक ने इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, और ज़ियाउल हक ने बहुत प्रेशर था अमेरिका की तरफ से। लेकिन ज़ियाउल हक की कमाल ये था कि उसने अफगानिस्तान के मसले पर अपनी सपोर्ट अमेरिका को दे के, सोवियत यूनियन के खिलाफ वो दे के अपना न्यूक्लियर पर पर्दा डलवाया रखा, एक ब्लाइंड आई जिसको कहते हैं, और अमेरिका की मर्जी से ब्लाइंड आई रखी, उसने आंखें बंद करके हमें करने दिया। और जिस वक्त 83 तक ज़ियाउल हक ने वो कैपेबिलिटी हासिल कर दी, कोल्ड टेस्ट करके हमने अपने प्रोग्राम बंद करके रख दिया था कि जी। लेकिन जब ये 98 की बात आती है, ये कहानी है कि उस वक्त इनफैक्ट हमें रिपोर्ट्स आ रही थी, उनके जो सियासी बयान आ रहे थे इंडिया की तरफ से कि उनकी नीयत में कुछ फतूर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अप्रैल में, ये तो मई में हुआ है ना, उनका पहले जो 11 तारीख को टेस्ट हुए, तो अप्रैल में 7 या 8 को मैंने, अब तक मुझे याद है, एक ख़त नवाज शरीफ की तरफ से लिखा था, जो फिर उनसे साइन करवाया था। उसमें हमने G8 के जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट थे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जितने थे, G8 में सारे तरक्की याफ्ता ममालिक थे इसमें, तो उनको लिखा था कि इस तरह हमें खदशा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू न्यूक्लियराइज द रीजन, और ये कुछ करने चला है, और आप लोग रोकेंगे। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। ये अप्रैल में लिखा आपने, और मई में 11 मई को मुझे अब ये भी अच्छी तरह याद है, मैं नवाज शरीफ के साथ हम एक इको की समिट थी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सेक्रेटरी जनरल हुआ करता था पहले, अब इस वक्त मैं फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे नवाज शरीफ के साथ था। वहाँ उसके साथ और भी मुशाहिद भी था और लोग थे, तो हम लोग वहाँ समिट पे गए हुए थे। तो उस दिन मीटिंग के बाद जब हम होटल वापस पहुँचते हैं लंच के बाद, तो मुझे कमरे में गया हूँ तो मेरा जो स्टाफ ऑफिसर कंसर्न था, सलमान बशीर, जो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बनता है, तो वो उस वक्त इंचार्ज था इन अफेयर्स का फॉरेन, उसने मुझे फ़ोन किया कि जी इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, 3 उन्होंने 3 एक दफ़ा किए हैं, 2 दूसरी था, मुझे नहीं पता, पहले उसने किए। तो उसने मुझे ये कहा कि टेक्स्ट हो गए। तो बस मुझे फिर ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी सनसनीखेज़ खबर थी। मैं उसी वक्त फिर नवाज शरीफ के कमरे में गया, प्राइम मिनिस्टर के, वहाँ जाके मैंने उनको बताया कि जी ये हो गया है।
तो उनका अमूमी ये सवाल होता था, अच्छा उनकी करना है, तो बस वो पहला सवाल उसका मैंने उनको कहा कि जी ये है कि मैं तो मुझे डर ये है कि आपको कांटेक्ट किया जाएगा फौरी बाहर से, मुझे डर था अमेरिकन सदर का कि वो फ़ोन करेगा फौरी रोकने के लिए कि जवाब नहीं देना। तो मैंने कहा एक तो मैं आप तक रसाई टेलीफोनों की बिल्कुल बंद कर दूंगा, दूसरा हम बजाय परसों जाने के कल वापस इस्लामाबाद चलेंगे और आप इजाज़त दे दें तो मैं आर्मी चीफ को अभी फ़ोन करके कहता हूँ कि वो तैयारी शुरू कर दे। हम वापस आ गए और उसके बाद ये 11 मई को है। फिर इतने में अलबत्ता बता देता हूँ कि अमेरिकनों से फ़ोन आ गया कि वो आना चाहते हैं। अभी जिस बात का मुझे डर था तो मैंने कहा अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैंने कहा मैं 15 से पहले भी रिसीव कर सकता हूँ। तो क्योंकि 15 मई क्योंकि 11 मई को तो टेस्ट हुआ, हम 12 को वापस आए, 13 को कैबिनेट की मीटिंग, 13 को नेशनल डिफेंस कमेटी की मीटिंग, उसके बाद फिर हमने कैबिनेट की मीटिंग रखी थी। तो वी वर बिजी इन मेकिंग आवर माइंड्स के क्या करना है, तो वो बीच में आगे घपला डालना चाहते थे। मैंने कहा नहीं है। तो जब वो जहाज़ में बैठ गया टेम्पा फ्लोरिडा में, तो जहाँ सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, तो वो मैंने कहा कि नहीं मैं आई एम नॉट रेडी टू रिसीव यू। उन्होंने आर्मी चीफ से जनरल करामत उनको फ़ोन किया कि ये जो आपका फॉरेन सेक्रेटरी है हमने मना कर दिया है, तो ही कॉल्ड मी। मैंने कहा जी मैं आई एम बिजी, आई कांट रिसीव दैट। तो ही अप्रिशिएटेड। बिल्कुल ठीक है, जो फैसला तुम्हारा है। तो मैंने दे केम ऑन 15 को हमने बात की, फिर हमने अपना जो आता है ना अपना माइंड जिस तरह कन्वे करना होता है वो किया, उनको बताया कि तुम लोगों को पता था सारा, हमने आपको अलर्ट किया था, आपने फिर भी नहीं ये किया। और बाकी रहा, हमने कोई ऐसा नहीं कहा कि हम टेस्ट करेंगे, हमने कहा हम अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा वो फैसला करेंगे, बट वी आर नॉट इन ए हरी। अच्छा, तो इससे सिर्फ इंडिकेशन मिल रही है कि यू वर नॉट बीइंग डिक्टेटेड बाय द मिलिट्री। आई मीन ये लोगों में बड़ा गलत तासर है। देखिए ये बहुत तासर है हमारी फौज को, ये एक तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश एक सियासी हरीफों की तरफ से बल्कि सियासतदानों की तरफ से रही है कि फौज को नेगेटिव लाइट में पेंट हर चीज में ये, और खास तौर पर जो एक प्रोग्रेसिव सा तबका है ना हमारे यहाँ जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, वो खास तौर पर जो बड़े लिखने विखने में अपने आगे भी इफ यू अलाउ मी टू से हम कूल कहते हैं, कूल नहीं, वो अजीब किस्म के होते हैं इंटेलेक्चुअल।